100% क्वेश्चन आएगा, 100%, क्योंकि नहीं लगता कोई इसको पेपर में इस बार। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम फॉर द स्ट्रीट वेंडर इनहेंसेस लोन अमाउंट। तो स्वनिधि स्कीम स्टार्ट इन लोगों ने कब किया था? फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872, जो मैं अभी बता रहा था। थ्रू द फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस वाज हेल्ड इन 1881। तो पहला सेंसस ऑल्दो 1872 में हुआ था, बट इट वाज नॉट अ सिंक्रोनस इन नेचर। पहला फॉर्मली ऑर्गेनाइज जो सेंसस हुआ है वो 1881 में हुआ है। Census 2027 is proposed to be the India's first digital census, including the collection of caste-related data using digital method. तो देखो सेंसस इसमें फर्स्ट डिजिटल सेंसस तो लिखा है, कास्ट रिलेटेड डेटा भी होने वाला है इसमें पहली बार। इसमें कॉर्सिया फ्रेमवर्क, कॉर्सिया फ्रेमवर्क बेसिकली ध्यान से देखो इसमें। पहले हम लोग आर्टिकल देखेंगे कि एक्चुअली कॉर्सिया फ्रेमवर्क क्या था। सो मिस्टेकनली वी हैव इंटरप्रेटेड इट इन द लास्ट सेशन इन अ डिफरेंट वे। Now the year 2027, इस पे ध्यान देना है कि year 2027 will be an important one for the adoption of sustainable aviation fuel. Sustainable aviation fuel was asked in 2025 prelims paper. इस साल के पेपर में था। क्यों sustainable aviation fuel पूछा गया? कि SAF का adoption globally with the mandatory phase of CORSIA kicking in. CORSIA जो फेज बना है उस फेज का मैंडेटरी फेज 2027 से स्टार्ट होने वाला है। 2027 से पहले इसकी मैंडेटरी फेज नहीं चल रही है। मतलब जिसको करना है अडॉप्शन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वो करे, जिसको नहीं करना ना करे। प्रेफरेबली किसके लिए? जो डेवलपिंग नेशंस है और लीस्ट डेवलप कंट्रीज है। पैसा नहीं है, आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लाके इंप्लीमेंट अभी नहीं कर सकते। तो कौन कौन करेगा? मतलब कि 2027 से क्या होगा? 2027 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। और ये किस फ्रेमवर्क में लिखा है? इस फ्रेमवर्क का नाम है कॉर्सिया फ्रेमवर्क। कॉर्सिया फ्रेमवर्क को अगर इंडिया ने बाकायदा साइन किया है तो 2027 से इंडिया हैज़ टू डू इट। इंडिया को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल लाना होगा। तो इंडियाज नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमिटी हैज सेट द इनिशियल इंडिकेटिव टारगेट फॉर ब्लेंडिंग ऑफ एसएफई विद द जेट फ्यूल फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स। देखो ध्यान से लिखा है ना ऑनवर्ड्स इसमें कि 2027 ऑनवर्ड से स्टार्ट कर देंगे विद द इंटरनेशनल फ्लाइट। The indicative target are 1% of blending in 2027 and 2% in 2028. तो ध्यान रखना, अपने नोट्स में वहाँ पे मेंशन कर दो कि 1% 2027 and 2028 से it is asking for the 2% of blending. अब ये कॉर्सिया फ्रेमवर्क का मैंडेटरी फेज स्टार्ट हो गया है। अर्लियर फेज वाज नॉट मैंडेटरी कि 2% ब्लेंडिंग करना है या 1% ब्लेंडिंग करना है। अर्लियर फेज में मैंडेटरी नहीं था। नाउ दिस इज क्लियर। अब याद रखिएगा, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वाज आस्क्ड, इट वाज मैंडेटेड बाय द कॉर्सिया फ्रेमवर्क। कॉर्सिया फ्रेमवर्क ने कहा कि 27 से आपको करना पड़ेगा। तो ये टेक्निकली है क्या कॉर्सिया फ्रेमवर्क? तो कॉर्सिया फ्रेमवर्क के अंदर क्वेश्चंस को देख के समझते हैं कि व्हाट इज कॉर्सिया फ्रेमवर्क। तो विथ रेफरेंस टू द कॉर्सिया फ्रेमवर्क, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल एविएशन। तो कॉर्सिया इज अ ग्लोबल मैकेनिज्म under the Indian International Civil Aviation Organization to control carbon dioxide emission from international aviation. तो ये कैसे करेगा ये कॉर्सिया फ्रेमवर्क? इसमें क्या है कि ग्लोबल मैकेनिज्म इन लोगों ने बनाया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे कंट्रोल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल एविएशन। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया कि 2027 ऑनवर्ड्स द इंटरनेशनल फ्लाइट आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरली ऑफसेट CO2 एमिशन बियॉन्ड द 2020 लेवल। यहाँ पे इस कीवर्ड पे ध्यान देना है, 2020 के लेवल के बाद, मतलब 2020 लेवल को बेंचमार्क मान के चलेंगे। और 2020 लेवल में जितना कार्बन एमिशन कर रही थी एयरलाइंस, उसके बियॉन्ड आप नहीं कर सकते। अभी समझ में आया ना? जैसे 2020 लेवल में हम इतना एमिशन कर रहे थे, अगर आप 2020 लेवल के बियॉन्ड अगर एमिशन करते हैं तो वैसे सिचुएशन में क्या करना होगा? यही मैकेनिज्म है कॉर्सिया का। तो क्या करना होगा, कोई बता सकता है? कोई आइडिया थोड़ा बहुत? तो कैसे काम करता है ये मैकेनिज्म, कैसे काम करता है कार्बन एमिशन मैकेनिज्म, ये काम कैसे करता है, इसका वे आउट कैसे? जैसे इसमें क्या होता है, ऐसे मैकेनिज्म में क्या होता है, ये तो समझ में आ गया ना, बोथ 1 और 2 बेसिक था, इजी था। मैकेनिज्म समझते हैं इसमें। जैसे 2020 का जो एमिशन होता था उस टाइम पे एयरलाइंस का, उसको ये लोग टारगेट मान लेंगे, दे विल मेक इट अ टारगेट। अब अगर 2020 के एमिशन से अगर कोई एयरलाइंस ज्यादा एमिट करती है तो वो उस एमिशन को, उस एयरलाइन को खरीदना पड़ेगा। मतलब दे हैव टू पे फॉर दैट एमिशन, कि मुझे इतनी इस एमिशन टारगेट से इतना ज्यादा मुझे और करना है, तो मुझे वो खरीदना पड़ेगा वो एमिशन। तो उसको क्या करनी पड़ेगी, एयरलाइंस को पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा, डी इंसेंटिवाइज हो गए आप इस चीज के लिए, तो वो एयरलाइन फोर्स्ड हो जाएगी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए अपने एयरलाइन सिस्टम में, और वो फोर्स हो जाएगी अपनी एमिशन रिडक्शन करने में। अंडरस्टूड? ऐसे ही ट्रेडेबल परमिट्स काम करता है इसी फॉर्मेट में। समझ में आ गया? क्लियर है? एग्जाम वाले दिन ये कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत काम का चीज था कॉर्सिया, जो मैंने बताया। 2025 में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल आ चुका है। कॉर्सिया से रिलेटेड
ट्रिब्यूनेबल मैकेनिज्म आ सकता है। और बात बिल्कुल क्लियर है ना कि 2020 को हमने क्या मान लिया, बेंचमार्क मान लिया। इसके बियॉन्ड अगर आपने किया एमिशन तो आपको वो खरीदना पड़ेगा, और आप खरीदोगे तो जाहिर सी बात है पैसा लग जाएगा उसमें। एक और इंटरप्रिटेशन था उसमें लास्ट वाले में कि भाई उसमें क्या था कि गवर्नर जब होता है कि जैसे कि कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया, आफ्टर पासिंग ऑफ द बिल बाय द स्टेट लेजिस्लेचर दैट बिल गोज फॉर द असेंट टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200। अब ना गवर्नर हैज पावर कि वो क्या करे, असेंट दे दे, या तो उसको विथहोल्ड कर दे, या तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट को दे देगा। प्रेसिडेंट को रेफर करेगा तो आर्टिकल 201 में चला जाएगा सीधे। द मोमेंट इट रेफर्स टू द प्रेसिडेंट इट विल कंसीडर अंडर आर्टिकल 201 कि प्रेसिडेंट उस पर असेंट देता है कि नहीं देता। इट इज द प्रेसिडेंट नाउ, अब गवर्नर का कोई रोल नहीं है उसमें, ठीक है। द मोमेंट इट इंटर्स इनटू द प्रेसिडेंट, अभी रिसेंट में क्या हुआ, तमिलनाडु में केस चल रहा था। वाइल हियरिंग द केस रिलेटेड टू द पेंडिंग बिल्स, यही बता रहा था मैं कि पेंडिंग बिल्स है, ठीक है। असेंबली ने पास किया, बिल चला गया गवर्नर के पास, पेंडिंग रखा हुआ है, या तो वो एसेंट देते अपना, एसेंट नहीं देंगे तो फिर क्या होगा वैसे सिचुएशन में कि वो पेंडिंग फॉर्मेट में चला गया। तो तमिलनाडु के 2 जज बेंच ने कहा कि सेट अ टाइमलाइन फॉर द गवर्नर टू एक्ट ऑन द पेंडिंग बिल and for the first time prescribed that the president should take a decision on the bill reserved for the consideration by the governor within 3 months। अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ये लिखा हुआ बकायदा जजमेंट आया है न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। तो मैंने उस दिन बताया था कि 201 जैसे या तो गवर्नर प्रेसिडेंट को एक बार दे दिया तो 201 में चला गया, आर्टिकल 201 में चला गया। और यहां तमिलनाडु का हाई कोर्ट कह रहा है कि आपको 3 महीने का टाइम हम दे रहे हैं, ठीक है। उस दिन यही कंफ्यूजन था, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये टाइम लिमिट को कहीं पे मैंडेट नहीं किया है, और इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि स्टेट हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि आप इस तरह का प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट दे दें, ये पावर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को मना कर दिया कि डोंट कंसिडर दिया। ये कैसे मना किया, तो यहां पे क्या होता है, इसने क्या किया कि जो वहां का गवर्नर है, मतलब प्रेसिडेंट है, जब प्रेसिडेंट के पास गया 3 महीने का डिले, तो प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ा है आपने। वो क्या करता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर, दे विल आस्क द कोर्ट कि मुझे इस पे लीगल एडवाइस दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या आपने पास कर दिया। तो उस एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई फ्रेम नहीं। इसके लिए बाकायदा बैठा कि बिगिनिंग द क्रूशियल हियरिंग रेफरेंस ऑफ द ट्यूसडे ऑन ट्यूसडे 5 जज बेंच बैठा है इसके ऊपर, और उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया। तो अभी क्लैरिटी से समझ में आ गया ना, ये मेंस में आएगा इस पर, ठीक है। मेंस में ये क्वेश्चन पूछेगा और प्री में भी आएगा। मेंस में इसका पूरा का पूरा इशू पूछा जाएगा, तमिलनाडु हाई कोर्ट के वहाँ का जो स्टेट जजमेंट है वो भी पूछा जाएगा, तो ये आपको बताना होगा। तो एकदम क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। देखिए मैंने आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला कि प्रेसिडेंट देयर सेल्फ सीकिंग अ रेफरेंस विद विच द प्रॉब्लम, कि प्रेसिडेंट ने पूछा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मुझे लॉ ये नहीं समझ में आ रहा, बताइए। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि 3 महीने में मुझे साइन करना है। अब ये सारा चीज समझ में आ गया। अब आते हैं इस पर, मैंने क्वेश्चन एकदम बेसिक फ्रेम किया है कि विथ रेफरेंस टू द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, डिस्क्रिशनरी पावर कि जहां पे उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद से डिसीजन लेना शुरू कर देगा। द गवर्नर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर में एक्सरसाइज डिस्क्रिशन with respect to appointing the chief minister when no political party has clear majority in legislative assembly। तो इसमें कंडीशन लग के लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर तो वो अपॉइंट करेंगे ही, लेकिन उस टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का क्लियर मेजॉरिटी नहीं होना चाहिए। ये सही किया है, सही किया आपने, आइडिया है ना इस चीज का। इसको क्या बोलते हैं, सिचुएशनल खड़ा हो जाता है, सिचुएशनल डिस्क्रिशन खड़ा हो जाता है कि कोई भी नहीं है अभी, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेगा, गवर्नर विल पूछेगा कि आप में से किसी को मैं चीफ मिनिस्टर बना देता हूं, जिसको फील आएगा। उसके बाद उसको प्रूव करना पड़ेगा फ्लोर पे कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं, तो सरकार गिर जाएगी वहीं पे। फिर उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो गवर्नर के पास एक और पावर है कि वो डिसॉल्व कर देगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। उसके लिए भी उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट पे आपने प्रूव नहीं कर पाया अपनी मेजॉरिटी। आई होप दिस इज क्लियर, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं मैं। अगर इसमें से कोई भी रूलिंग, जैसे लीडर जो होगा लोकसभा का, जो बड़ी मेजर पार्टी होगी, जिसका लीडर होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स और सीट्स होंगे, उसको बुलाया जाएगा। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया अपने फ्लोर पे मेजॉरिटी, तो द गवर्नर हैज नाउ द पावर ऑफ डिसॉल्विंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी व्हेन नो स्टेबल गवर्नमेंट इज पॉसिबल। तो थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ कोरिलेट किया हुआ है। आई होप इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डिस्क्रिशन लग जाता है ऐसा सिचुएशन, ठीक है। रिकमेंडिंग द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का, रिकमेंड कर सकता है, डिस्क्रिशनरी लगा सकता है बिना किसी से पूछे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे, ठीक, वेरी गुड। रिजर्विंग अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 नहीं, रिजर्व वो 200 में कर देगा, प्रेसिडेंट को पावर फिर 201 के अंदर है। रिजर्व करने का पावर उसके पास आर्टिकल 200 में ही है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत बेसिक सा है ये। रिजर्व वो 200 में ही करेगा, 200 के अंदर 3 पावर है उसके पास, आइदर ही कैन गिव द एसेंट, आइदर ही कैन विथहोल्ड द एसेंट, और
Either he can withhold the assent or either he can reserve the bill for the precedent assent. The moment it is reserved under the precedent assent for under Article 200, it will go to the Article 201 under the precedent consideration. Now President जो चाहे सो करे, ठीक है. Now recommending the dismissal of a state government when it loses the confidence of the legislative assembly. ये कर सकता है, कर सकता है ना. Recommending the dismissal of a state government when it loses the confidence of the legislative assembly. तो legislative assembly मैंने वही बताया कि नहीं है तो ऐसा सिचुएशन. अब आप में से कौन बता सकता है कि imposition of precedent rule in the state under Article 356 ये किस तरह का पावर है? ऑल्दो ये डिस्क्रिशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के किस वाले जजमेंट में इसके ऊपर लगाम लगाया गया, मतलब जुडिशियल रिव्यू रखा गया कि आप ऐसे आर्बिट्रेरी नहीं कर सकते. पहले यही होता था ना. कौन सा केस है? बिहार से रिलेटेड केस है. हाँ, केस का डायरेक्ट नाम मुझे नहीं पता. अरे एसआर भूमि बहुत फेमस केस है. एसआर भूमि केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. The Supreme Court said that the discretionary power of the governor under Article 356 is subject to judicial review. ऐसे नहीं कर सकते इतना आसानी से आप, मतलब करने के बाद उसका टेस्ट करेंगे कि आपने वैलिड किया है कि नहीं किया है. रीजन क्या है सर बोमई केस में? ध्यान दो 1994. क्या रीजन है इसमें? क्या रीजन है? पहले जब ऐसे लग जाता था प्रेसिडेंट रूल व्हाट विल बी हैपनिंग, तो आपका सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है आप उसी को तो डिस्टर्ब कर रहे हो ना. एक प्रॉपर फेडरल हमारा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है कोऑपरेटिव, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हो. ऐसे तो जबरदस्ती कहीं पे भी लगा देंगे हम. तो उसको चेक करने के लिए एसआर भूमि केस में इन लोगों ने बोला था. इवन नॉट इनटू एसआर भूमि केस, सरकारिया कमीशन वाज आल्सो सेड. तो ये सब ढंग से पढ़ना है ना. ठीक है. स्टेटमेंट 5 भी सही है. एज पर द कंटेंट एंड द एसआर भूमि केस नाइट डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट पॉसिबल ओनली व्हेन इट लूज कॉन्फिडेंस ऑफ द असेंबली, नॉट आर्बिट्रेरी. वो भी आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए. ये मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, आप ध्यान से पढ़ लेना इसको. ठीक है. नाउ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. असर्शन एंड रीजन पे. असर्शन कहता है कि अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब सिर्फ 200 तक स्टिक रहेंगे, 201 पे नहीं जाएंगे. द गवर्नर में रिजर्व द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब कि मैंने बताया 3 प्रोविजन कि मैंने प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, तो उसके पीछे का ग्राउंड क्या है कि प्रेसिडेंट को रेफर करेगा, किस किस सर्कमस्टांसेस में वो प्रेसिडेंट को रेफर करेगा. तो मैंने 2 क्वेश्चन फ्रेम किया कि आपको पूरी डिटेलिंग पता होनी चाहिए इसके बाद. ठीक है. एग्जाम वाले दिन फिर कुछ भी आएगा अगर इसके ऊपर बना के क्वेश्चंस, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. तो मैंने पूरा का पूरा इसमें डाल दिया कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे इट विल बी कंसिडर्ड. तो सच रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड और परमिटेड व्हेन द बिल अफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द हाई कोर्ट. पहला पॉइंट हाई कोर्ट. दूसरा कंसर्न टैक्सेशन ऑन वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड पॉइंट, ये भी कीवर्ड इंपॉर्टेंट, मतलब नोट्स में जाएगा ये. ऑपरेट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्टिकल 19, 14 और इन कंकरेंट लिस्ट इंटरप्टेड टू प्रिवेल ओवर द एग्जिस्टिंग लॉ. एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है 200 के अंदर, आर्टिकल 200 के अंदर. अगर इनमें से कुछ भी डिस्टर्ब करता है तो गवर्नर बिना सोचे समझे रिजर्व कर लेगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के. तो एग्जाम वाले दिन याद रखना कि ये सारा है. इसमें आर्टिकल 14 है, 19 है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ हाई कोर्ट है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट लॉ है. ठीक है ना. तो दिस शैल बी रिमेंबर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. ठीक है. उस दिन हम लोग ने इस पे भी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इशू किया था. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसमें रिसेंटली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कहा कि किसी भी रीजन को अगर हमें टाइगर कॉरिडोर, या मतलब कि किसी को एरिया जो पहले से इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द टाइगर हैबिटेट, अगर मुझे उसको टाइगर कॉरिडोर कंसिडर करना है तो उसके पीछे कुछ गाइडलाइंस और क्राइटेरिया होगा. ऐसे नहीं करेंगे किसी को भी. ठीक है ना. तो हाई कोर्ट ऑफ महाराष्ट्र ने बोला कि सिर्फ 2014 का लीस्ट कॉस्ट पाथवे जो आइडिया है सिर्फ उसको मत फॉलो करो. वो बोला कि और भी एक्सपर्ट और साइंटिफिक रीजन होना चाहिए किसी भी रीजन में टाइगर कॉरिडोर डालने के लिए. साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए, एनवायरमेंटल और भी सारे रीजंस होने चाहिए. तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने फिलहाल के लिए बोला है कि हम लिमिट कर दे रहे हैं अभी टाइगर कॉरिडोर को टू मिनिमल रिक्वायरमेंट और सिर्फ लीस्ट कॉस्ट पाथवे आइडेंटिफाइड इन 2000. तो एग्जाम वाले दिन ये हो सकता है ये न्यूज़ में कंटिन्यूसली है, लीस्ट कॉस्ट पाथवे क्या है. तो मैंने इस बार क्या किया, लीस्ट कॉस्ट पाथवे के ऊपर बेसिकली बना दिया. तो एनटीसीए ने इसलिए किया क्योंकि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट जो चलता रहता है, जैसे इसमें देखो decision at the SBL meeting proposal for requiring 9.5 km forest mining of hematite from the quartzite, systematic recovery of iron ore. तो ये सारी चीज़ें वह सूरजगढ़ माइंस में चल रही है, गढ़चिरौली, इतापल्ली वाली गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में. तो वहाँ पे जो चल रहा होगा ऑब्वियसली टाइगर कॉरिडोर से वायलेट कर रहा होगा या कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा होगा उस पर. तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोला कि इसी को लेके चलते हैं, तो प्रोजेक्ट्स हमारे रुकेंगे नहीं, एटलीस्ट वो चलेगा. नहीं, एनटीसीए देखती है. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो गाइडलाइंस बनाती है कि जिस गाइडलाइन के बेसिस पे हम उसको टाइगर कॉरिडोर कंसिडर करेंगे. द मोमेंट इट कंसिडर एज अ टाइगर कॉरिडोर, फिर वहाँ पे ह्यूमन माइनिंग जैसी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी. इट विल बी प्रोटेक्टेड एरिया देन आफ्टर.
तो इसको लिबरलाइज इन लोगों ने किया कि बस 2014 में 32 साइट ही 32 कॉरिडोर ही आइडेंटिफाई किया गया है, उसी तक लिमिट रखना है। हाई कोर्ट पुश कर रही है कि तुम सिर्फ उस पर नहीं लिमिट रखो, और सर्टेन नए नए जो चीजें आए हैं, नए रिसर्च आए, उसके बेसिस पे और टाइगर कॉरिडोर का नंबर्स बढ़ाओ। तो एनटीसी कह रहा है कि हम बढ़ा देंगे तो ये प्रोजेक्ट अफेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट, एकदम सिंपल, समझ में आया ना। अब मैंने इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया, आपको पता होना चाहिए लीस्ट कॉस्ट पाथवे होता क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ लीस्ट कॉस्ट पाथवे। तो लीस्ट कॉस्ट पाथवे है क्या, यूज्ड इन आइडेंटिफाइंग टाइगर कॉरिडोर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, पाथवे में क्या हो गया उसमें, हाँ, जिसमें सबसे कम हिंड्रेंस हो, मतलब उस टाइगर कॉरिडोर में, मतलब ह्यूमन का हिंड्रेंस सबसे कम हो, एंड दैट शुड बी लेफ्ट आउट फॉर द टाइगर के आने जाने के लिए, उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अगर वहां तुम रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहो तो उसको लीस्ट कॉस्ट थोड़ी मानेंगे, वहां पे तो आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, पैसा लगा दिया बहुत ज्यादा, तो इस वजह से लीस्ट कॉस्ट का कंसेप्ट ये है। तो इट रिफर्स टू द रूट दैट अलाउज टाइगर मूवमेंट विद द लीस्ट इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस अक्रॉस द लैंडस्केप। तो इसका आंसर ए होगा, लीस्ट इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस अक्रॉस द लैंडस्केप। ठीक है, तो याद रखना। आपने से किसी का गलत हुआ ये, एनीवन मिस्टेक, किसी का सही हुआ था ये। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज मूव टू शट पेड ऑपरेशन और गेमिंग बिल गेट राज्यसभा नॉट। तो राज्यसभा नॉट मतलब राज्यसभा ने पास कर दिया, अब सीधे प्रेसिडेंट का एसेंट लगेगा और ये बिल एक्ट के जैसा बन जाएगा। तो एक्ट ये बन चुका है ऑलमोस्ट, नाउ वी हैव अ एक्ट। अब इस एक्ट में क्वेश्चन को देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 consider the following statement. The act imposed complete ban on all online money games in India. बहुत एक्सट्रीम है, सारे पे लगा दिया है। ये कह रहा है कि all online money games in India, all online money games in India. एक्सट्रीम जैसा लग रहा है ना, लेकिन टेक्निकली इन लोगों ने सब पे बैन लगा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट के अंदर सारे के सारे पे एक्ट लगा दिया। डिस्पाइट इज एक्सट्रीम, आप इसलिए मैंने जानबूझ के इसको रखा, ऑल मैंने डाला इसको जानबूझ के, आप एक्ट पढ़ोगे तो सारे के सारे गेम्स पे लगा दिया। जितनी भी गेमिंग कंपनी थी इंडिया में जो पैसे पे करती थी, वो लोग अपना स्टेक बेच के छोड़ रही है आफ्टर दिस। ठीक है, उसमें एक बहुत फेमस है वहाँ का, कौन क्या, मुंबई का क्या तो नाम है, मैं भूल गया उसका, वो अपना स्टेक बेच दिया सारे ऑनलाइन गेमिंग्स में, जो था शेयर और स्टेक्स खरीद के रखा था इंडिया में। The Act provides for establishment or designation of national level online gaming authority, regulate and oversees online gaming activity। ध्यान रखना है, मैंने ऑनलाइन मनी गेम्स की बात की है, मनी पे ध्यान रखना, मनी पे। जो ऑनलाइन गेम मनी ओरिएंटेड है, जिसमें मनी पैसा वैसा देना पड़ता है एक दूसरे को, उसी पे बैन किया गया, सब पे नहीं किया गया। तो जो स्किल्ड बेस्ड गेम है, जो और इंटरटेनमेंट बेस्ड गेम्स है, वो अभी भी चलेगा इंडिया में। बस पैसे का जैसे बहुत होते हैं ना, बहुत सारे गेम्स में पैसे दे के आपको खरीदना पड़ता है और पैसे दे के मैचेस होते हैं। तो ये चीज़ इन लोगों ने लाया है। बाकी इस एक्ट का और भी बहुत सारे डिटेल है, बट फिलहाल के लिए इतना ही जानना ज़रूरी है। इसके अलावा और अभी फ़िलहाल नहीं जानना। ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको स्टार्ट उत्तर प्रदेश ने किया था। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम स्टार्ट हुआ था। ये इतना हिट हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अदर स्टेट्स के लिए भी कर दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेशलिटी फॉर द सेलिंग। ये तुम लोग से सही हुआ है या फिर गलत हुआ है ये वाला क्वेश्चन। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ODOP initiative is implemented at national level under overall coordination of Department for Promotion, Industry and International Trade। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है कि उस डिस्ट्रिक्ट का कोई एक प्रोडक्ट जो स्पेशलिटी में है, जैसे कि यूपी में काला नमक एक वहाँ का यूपी का स्पेशलिटी है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग्स इज डाटा स्पेशलिटी इन बिहार। फिर बिदरी वेयर आप अगर देखोगे तो आंध्रा में मिलता है, दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ दैट। तो ऐसे सिचुएशन में बनारसी साड़ी हो गया, तो दैट इज़, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो प्रोडक्ट को हम बाहर की कंट्रीज़ में प्रमोट, मार्केट एंड सेल करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड को दिया गया है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सेलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन लोकल इकोनॉमिक इकोसिस्टम। नाउ ODOP इनिशिएटिव मेनली टारगेट एग्रीकल्चर कमोडिटीज सच एज एग्री प्रोड्यूस, मरीन प्रोडक्ट, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो ये तो सही होगा, हाँ क्यों, क्या, यस, इसमें मेनली लिखा हुआ है और ये स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए नहीं है, टेक्सटाइल के लिए भी है, सबके लिए है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी है। अभी मैंने बोला ना बिदरी वेयर, काला नमक, ये सब बता रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर एग्जाम वाले दिन आप स्पीड में और मोशन में आके ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, कि वहाँ पे आपने पढ़ा नहीं ध्यान से कि किसके लिए है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन एग्जाम वाले दिन करेंगे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम इज नॉट बेसिकली नॉट लिमिटेड टू एग्री, इट इज मरीन, हॉर्टिकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट इज एसेंशियल फॉर हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, मिनरल, GI टैग प्रोडक्ट। अब किसी को अपने स्टेट से जो यूपी का है, विच डिस्ट्रिक्ट डू यू बिलोंग फ्रॉम, वहाँ से क्या है, मुरादाबाद से,
हाँ ब्रास, और मुरादाबाद में एक और चीज़ है, काला नमक भी वहीं से है, मुरादाबाद से। हम नीचे पीतल नगरी बोलते हैं उसको, तो पीतल ही फेमस है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा था, यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे मैंने इस पे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था। यूरोपियन यूनियन को प्रेशराइज करके यूनाइटेड स्टेट्स ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पे वो ले आया है, मतलब कि थोड़ा ईज लेके आया। तो इंडिया कह रहा है कि इंडिया भी प्रेस कर रहा है सिमिलर रिलीफ आप हम लोग को भी दीजिए। होता टेक्निकली क्या है कि जैसे लेट्स सपोज दैट कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म मेनली कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे लगाया जाता है, जैसे स्टील हो गया, इन लोगों को प्रोडक्शन करने में ज़्यादा कार्बन रिलीज होता है। तो वैसे सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है कि अगर उनके टेरिटरी पे आपने किया तो उसके ऊपर कार्बन टैक्स इंपोज कर देंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए यूरोपियन टेरिटरी से बाहर निकल के लोग अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो मतलब हम यूरोप में नहीं करेंगे, आपने कार्बन टैक्स इंपोज कर दिया, और अब कर तो तुम चलो मान लो तुम वहाँ नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा प्रोडक्ट तो अल्टीमेटली यूरोप में ही खरीदा जाएगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट तुमने चालाकी से बाहर बनाया और उसके बाद उसको तुम इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसने एक नया मैकेनिज्म बनाया कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट इंटर करेगा यूरोपियन टेरिटरी में तो आपको कार्बन टैक्स देना पड़ेगा। तो बात घूम फिर के वही हो गई, समझ में आया? या तो तुम टेरिटरी में प्रोड्यूस करो या उसके बाहर प्रोड्यूस करोगे, उसके बाद इंटर करेगा हमारी टेरिटरी में, तो बॉर्डर पे हम टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर, कार्बन टैक्स। तो इसको निर्मला सीतारमन बोल रही है कि आपने अनफेयर बना दिया है। ये देखो यहाँ पे बोल रही है निर्मला सीतारमन, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रही कि हैव डिस्क्राइब्ड कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एज अनफेयर। वो कह रही कि किसी कंट्री में ये सब चीज़ें नहीं है, आपके यहाँ पे है ये सब। तो आपको क्लैरिटी ये चीज़ समझ में आया ना कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इंडस्ट्रीज पे आप इंपोज कर रहे हो कार्बन टैक्स, वैसे सिचुएशन में अगर कोई इंडस्ट्री उठ के वहाँ से बाहर चली गई तो आपने उसको बॉर्डर पे टैक्स लगा के बात बराबर कर लिया। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अदर कंट्रीज़ की गवर्नमेंट कह रही है अनफेयर है ये, ठीक है ना। हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा फिर, ठीक है ना। आप तो कार्बन एमिशन न्यूट्रल हो जाओगे, व्हाट अबाउट अस। तो यूरोप कह रही है कि ठीक है नॉट नाउ बट लेटर ऑन आपको तो एमिशन रिडक्शन करना ही है, और ग्रेजुअली वी हैव टू रीच फॉर द जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन का कंसेप्ट आई होप यू नो, कि जितना रिलीज करेंगे उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट इम्पोज अ डायरेक्ट कार्बन टैक्स ऑन ऑल इंपोर्टेड गुड्स एंटरिंग द यूरोपियन यूनियन। यही मैं बता रहा था, टैक्स ऑन ऑल इंपोर्टेड गुड्स, जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करके इंपोर्ट आएगा तो गुड्स एंटरिंग द यूरोपियन यूनियन। तो इंपोज क्या करेगा, डायरेक्ट कार्बन टैक्स ऑन ऑल इंपोर्टेड गुड्स। सारे पे नहीं करेगा ना, मान लो उसने एमिट नहीं किया है, जो कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है जो एमिट कर रही है बस उन पे लगाया जाएगा, ठीक है ना। इस सब चीज़ों पे ध्यान देना है, सब पे नहीं किया जाएगा। इट एम्स टू इंश्योर दैट इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स फेस द सेम कार्बन कॉस्ट एज गुड प्रोड्यूस्ड विद इन द यूरोपियन यूनियन, जो मैंने अभी बताया। यही इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो बाहर की कंट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे हमारे यहाँ हो या बाहर हो, दोनों हमारे मार्केट में बराबर कंपीट कर सके। नहीं तो डी इंसेंटिवाइज हो जाएगा। मेरे यहाँ पे जो लोग कर रहे हैं उनको तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है ना, क्योंकि वो रिलीज कर दे रहे हैं कार्बन। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इनपुट में उनको ट्रेडेबल परमिट खरीदना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा रिलीज किया तो पैसा लग गया उनका ज़्यादा। अब उनके लिए तो वो हो गया ना, आप तो बाहर चले गए, आप बाहर से प्रोड्यूस करके यहाँ बेच दोगे तो आपके लिए तो बड़ा आसान हो गया। तो उन्होंने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बनाया। निर्मला सीतारमन को ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोल रही हैं कि अनफेयर है हमारे जैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के लिए ये चीज़, ठीक है। अब इसरो कंडक्ट्स एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान, ठीक है। गगनयान, आई होप गगनयान, ये डेफिनेटली न्यूज़ में आएगा। इस पे एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेसफुल हो गया इनका। तो अब ये लोग पूरा मोटिवेटेड है कि 27 में हम अपना स्पेसक्राफ्ट भेज देंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई अगर कोई सा भी एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता है तो वो डेफिनेटली यूपीएससी में आता है। जैसे एग्जियम 4 आया था पिछले साल, ठीक है। एग्जियम 4 में उन लोगों ने बाकायदा सुधांशु शुक्ला का वो पूरा प्रोसेस फाइनलाइज हो गया था और उसके बाद सक्सेसफुल टेस्टिंग भी हो गई थी, तो डेफिनेटली वो आया था पेपर में। तो यहाँ पे भी इन लोगों ने सक्सेसफुल टेस्ट कर लिया है, क्रूशियल फॉर द मिशन। ये वाला टेस्ट जो किया है इन लोगों ने, इसमें क्या है कि वापस जो क्रू मेंबर का लैंडिंग, वापस एंट्री इनटू द एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर, जैसे ही सक्सेसफुल है 100% क्वेश्चन आएगा, 100% रुक ही नहीं सकता कोई इसको पेपर में इस बार। तो अब इसको देखते हैं, इसमें गगनयान मिशन है क्या, टेक्निकली गगनयान मिशन है क्या। तो गगनयान मिशन एम्स टू सेंड द इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्लेस्ड इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो यही चीज़ हम कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो हम बना रहे हैं अपना, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही इंडिया का एक स्पेस स्टेशन है क्या अभी इंडिया का स्पेस। तो ये गगनयान, मतलब ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ही बनाना है हमें। गगनयान उसका पहला स्टेप है जो अभी जा रहा है। अभी जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है वो ये बनाया है, 3 क्रू मेंबर को पकड़ेंगे, 400 किलोमीटर ऑर्बिट पे 3 दिन के लिए रखेंगे उसको, लो अर्थ ऑर्बिट पे। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द गगनयान मिशन विल मेक इंडिया वन ऑफ द एलीट कंट्री विद इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट कैपेबिलिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। आंसर मत देखो, सही है क्या?
इसमें ये ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रशिया ठीक है, चाइना, यूरोपियन यूनियन के पास नहीं है ऐसा अभी का मैन्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग कि हम लोग क्योंकि यूपीएससी पूछता है ऐसे, है ना, पूछा भी था, नेविगेशन वाला पूछा था कि इनमें से किन किन के पास नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वाला जो भी स्पेस में जाते हैं जो क्रू, स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, इंडिया वन ऑफ द एलीट कंट्री विद इंडिपेंडेंट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी, वो आ जाएगा। तो जो कि मैंने बताया, इसके अंदर 400 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट पे वी आर सेंडिंग द ह्यूमंस फॉर 3 days एंड सेफली रिटर्न देम। ठीक है, यूरोपियन यूनियन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके पास है। इंडिया विल बिकम द 4th नेशन एंड नॉट आफ्टर द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, चौथा नेशन कौन कौन सा लिख लो प्लीज नोट में, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और चाइना के ही पास है ये टेक्नोलॉजी, आपके हमारे पास नहीं। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो ये सब चीज़ों पे नोट्स बनाते हो। साक्षी अभी समझ में आ रहा है क्या नोट्स टेक्निकली देखना है इस चीज़ पे? मतलब PYQs बनाने के बाद समझ में आता है कि हम नोट्स उस टॉपिक पे कैसे बनाएं। मतलब जैसे वो टॉपिक पढ़ा तो मैंने क्यों इस 2 ही पॉइंट को क्यों रखा कि आपको लिए 2 पॉइंट ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इंडिया क्या बनेगा और इंडिया जो क्रू मिशन भेज रहा है वो कहाँ भेज रहा है, क्या वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कुछ नहीं है, 3 मेंबर का क्रू है, 400 किलोमीटर ऑर्बिट पे जाएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट पे 3 दिन रहेगा और फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, इतना ही है। ये सक्सेसफुल हो गया तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी, फिर हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बना देंगे ऊपर। तो दैट इज वी आर प्लानिंग फॉर नाउ। मल्टी-लेयर शील्ड मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम डन। ठीक है, तो मल्टी-लेयर शील्ड मेड इन फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। तो ये क्या है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम? तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस, तो एयर डिफेंस मतलब कि एयर में बेसिकली एक डिफेंस सिस्टम होगा ऐसा, एयर से कोई भी मिसाइल्स वसाइल्स आएगा तो इट विल टेक्निकली इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। आयरन डोम जैसा जो इजराइल में था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा न्यूज़ में उस टाइम पे चलता था, तो ये इसी की बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, तो न्यूट्रलाइज कर देगा ये। ठीक है, ऐसे कोई भी मिसाइल्स आता है इट विल न्यूट्रलाइज। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपका एक आइडिया तो आपको लग गया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम क्या है। अब इसको ऐसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं एक बेसिक एप्टीट्यूड से। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम इंडिजीनियस का मतलब कि इंडिया ने खुद डेवलप किया है। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया ऑन द लाइंस ऑफ आयरन डोम लाइक स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली मेड बाय इजराइल ने बनाया था टू प्रोटेक्ट सिविल एंड डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। डेफिनेटली इट इंटीग्रेट क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, तो जैसे मिसाइल्स आएगा क्विकली रिएक्ट करेगा उसके ऊपर, तो ये तो होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। QRSAM along with long range interceptor missile provide area wide air defense। तो इट इज पॉसिबल कि लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल भी बना दे उसमें। स्मॉल ही होगा ना, लॉन्ग रेंज मिसाइल इसमें क्यों होगा? शॉर्ट रेंज होगा ना, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर होगा ना। डिफेंस सिस्टम के पर्सपेक्टिव से है ना, अटैक के पर्सपेक्टिव से तो है नहीं। डिफेंस पर्सपेक्टिव से अटैक करना होता तो लॉन्ग रेंज रखते ना, डिफेंस रखना है तो हमारे टेरिटरी और हमारे स्पेस में जब आ जाएगा तो हम उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो एग्जाम वाले दिन लॉन्ग रेंज पे ध्यान देना। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना डिटेल में। तो IADWS डज नॉट इंक्लूड लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर मिसाइल। As per the current scope, it focus on short to medium range localized air defense system, integrated systems such as GSM, directed energy weapons, rather than long range air defense system. Now, could we soon have a space based solar panel? तो ये मैंने इसको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपका एप्लीकेशन ऑफ माइंड। स्पेस बेस्ड सोलर पैनल का क्या मतलब है कि जो सोलर पैनल होगा वो स्पेस में होगा। तो ये सब यूपीएससी तो आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत बना रही है, आपने भी देखा होगा तो आपको भी लगा होगा बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्या होता है स्पेस बेस्ड सोलर पैनल। तो सेवरल कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन स्पेस बेस्ड सोलर पैनल सिस्टम बिकॉज दे आर चीपर देन द ग्राउंड बेस्ड सोलर पावर एंड कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर कॉस्ट। रीजन इसका ये है कि सोलर पैनल प्लेस्ड इन द स्पेस कैन एक्सेस कंटिन्यूअस ईयर राउंड सनलाइट विदाउट एटमॉस्फेरिक और वेदर रिलेटेड इंटरप्शंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही लग रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोअर कॉस्ट पे ही बना दें। स्पेस में अगर मुझे सोलर पैनल भेजना भी है तो आई नीड अ रॉकेट फॉर दैट। तो कॉस्ट ऑफ जो वो ऊपर लगाना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, सेकंड पार्ट सही है ये, बिकॉज दे कैन चीपर देन द ग्राउंड बेस्ड सोलर पावर एंड कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये तो सही है ही, लेकिन सेवरल कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन सोलर पावर सिस्टम बिकॉज दे आर चीपर। चीपर नहीं है ना, उसका इंस्टॉलेशन चीपर नहीं है, तो इस वजह से ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन था, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, स्टेटस नेचर का होगा, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी, ये 2 प्रोजेक्ट हम लोगों ने प्रोजेक्ट किसके अंदर बनाया? 17A 17 खत्म हो गया, 17 के बाद 17A, फिर 17A के बाद 17B आएगा, मतलब जनरेशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब जो INS उदयगिरी INS हिमगिरी बनाया ये एडवांस टेक्नोलॉजी होगी 17 के पर्सपेक्टिव से।
तो एग्जाम वाले दिन ध्यान रखेंगे कि हाँ ऐसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होता है, डिफेंस टेक्नोलॉजीज। नाउ ये 2 है 17, ये किसको रिप्लेस किया है? प्रोजेक्ट 17 को रिप्लेस किया है, शिवालिक क्लास को। प्रोजेक्ट 17A शिवालिक क्लास को रिप्लेस करके हमने 17A प्रोजेक्ट बनाया है और 17A प्रोजेक्ट के अंदर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी स्टैब्लिश किया। नाउ क्वेश्चन इसमें ये कहता है कि विथ रेफरेंस टू द प्रोजेक्ट 17A P17A स्टील्थ फ्रिगेट्स ऑफ द इंडियन नेवी consider the following. The 17A involves the construction of next generation multi-mission stealth frigates with enhanced stealth feature over the earlier Shivalik class ships. तो ये तो सही है, तो ये पहले से पता था या अभी पढ़े न्यूज़ तो आइडिया लगा? पहले नहीं पता था। INS Udayagiri and INS Himgiri developed under Project 17A are equipped with advanced capabilities such as BrahMos missile, Barak 8, long-range surface-to-air missile, torpedoes, rocket launchers and electronic warfare system. तो इतना तो मिनिमम हम एडवांसमेंट में करेंगे ही करेंगे, है कि नहीं? तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको डिफरेंस बस पता होना चाहिए कि 17 शिवालिक क्लास से वी हैव मूव टू द 17A और नाउ अंडर द 17A वी आर मेकिंग मॉडर्न वॉरफेयर सिस्टम। ठीक है। नाउ द प्रोजेक्ट इनकॉर्पोरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी सच एज इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपोर्शन टू इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये तो सही हो गया। अब मैं इसमें भी अगर कहीं कंफ्यूजन हुआ है पढ़ने में ये स्टेटमेंट और किसमें डाउट हुआ कि हाँ ये नहीं हो सकता था, या फिर तीनों सही किया? ठीक है, ऑलराइट। कहाँ पे? हाँ डीजल गैस दोनों रखेंगे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहीं कि अगर मान लो मेरा गैस का तो डीजल पे चला, डीजल पे तो गैस पे आ जाए। जैसे हाइब्रिड होता है ना आज के डेट में, गैस और ये हाइब्रिड में यही होता है ना, पेट्रोल भी डालते हैं और वो भी रखते हैं, CNG भी रखते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी वाले भी उसमें भी हाइब्रिड में रखते हैं सब। तो अब हम जब जा ही रहे हैं एक स्टेप ऊपर, तो डेफिनेटली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इट मोर एडवांस इन नेचर। ठीक है, आप याद रखिएगा ये न्यूज़ में था और ये बहुत लंबे टाइम तक कवर किया है इन लोगों ने, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को। तो ये आ सकता है और प्रोजेक्ट 17A का पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। नॉट ओनली प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A का फर्स्ट स्टेप में इनको डेवलप किया गया है। ऐसे मल्टीपल स्टेप्स हैं जिसमें और भी ऐसे डेवलप किए जाएंगे। फिर किसने शिपयार्ड, कौन सा शिपयार्ड ने किया? गोवा में है शिपयार्ड या कोलकाता वाले शिपयार्ड ने, किसने पर्टिकुलरली किसको डेवलप किया? तो उतना मैं डिटेल्स में नहीं गया, बस इतना पता होना चाहिए कि इट इज एडवांस टेक्नोलॉजीज। देन द 17 शिवालिक क्लास। अब इसके बाद 17B आने वाला है, वो प्रोजेक्ट कब से स्टार्ट होगा, दैट शुड बी क्लैरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट 17A हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखो तो वो कौन सा क्वेश्चन, मैपिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जुलाई में कुछ चल रहा था, इसके न्यूज़ में छपा है ये जाके अक्टूबर में, तो ये भी मैं देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में। जैसे अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो जुलाई अगस्त कुछ आ जाता है, ये न्यूज़ में छप रहा है अक्टूबर सितंबर एंड्स में, अक्टूबर एंड्स में उस टाइम का। तो रिपीट भी होते हैं आर्टिकल, आई नेवर थॉट किया सभी होते। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रोड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया requesting it to consider including particularly vulnerable tribal group, the most marginalized tribal group in the country, in the upcoming section exercise। अभी 2027 में सेंसस है, 26 में उसका एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा, 27 में फॉर्मली शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, 26 में क्या कर रहे हैं हम लोग? नहीं, 26 में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने का। ये जो सेंसस होने वाला है 27 में, ये पहला डिजिटल सेंसस है इंडिया का। इससे पहले आज तक डिजिटल सेंसस नहीं हुआ था। सबसे पहला सेंसस किसने करवाया था? अंग्रेज। कौन गवर्नर जनरल था उस टाइम पे? मान लो अगर आ गया सेंसस पे, क्योंकि होने वाला है ना सेंसस। किस साल हुआ था? 1872 में हुआ था। 1872 नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था उस टाइम पे। द डेटा सिंक्रोनस सेंसस सबसे पहली बार 1881 में हुआ है बकायदा फॉर्मल बेसिस पे। 1872 में जो सेंसस करवाया था उसका गवर्नर जनरल का नाम पता होना चाहिए। रीजन इसलिए क्योंकि 27 में सेंसस होने वाला है। अब सेंसस होगा तो PVTG को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये न्यूज़ में आ रहा है तो डेफिनेटली आपको क्लैरिटी होनी चाहिए PVTG का। लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो है ना, देखो लॉर्ड मायो वाज देयर, उसने सबसे पहला सेंसस करवाया था। स्टेट पीसीएस का अगर आप लोग एग्जाम देते तो ये सबकी एकदम क्लैरिटी होती, उसमें ये एकदम स्टेट स्पेसिफिक यही होता है कि पहला सेंसस किसने करवाया इंडिया में। ठीक है, तो PVTG हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल अलॉन्ग विद द डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड डेमोग्राफिक सेपरेटली सिंस कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो होते हैं उसको, उसका रीजन होता है कि क्यों उसको क्लासीफाई किया जाएगा। तो उसका पॉपुलेशन कम होगा, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड होंगे, पॉपुलेशन इस तरह से डिक्लाइन हो जाए होने के स्टेट पे होगा कि कंप्लीटली लॉस हो जाएंगे अभी। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? देबार कमीशन ने दिया था, याद रखिएगा देबार कमीशन था। देबार कमीशन ने ये क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था, विच कंस्टिट्यूट टू इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। द कमिटी सबमिटेड इज रिपोर्ट इन 1965 and 1961 and identify the inequalities within the tribal group. This led to the creation of category primitive tribal group in 1973। primitive tribal group को later on हम लोगों ने particularly vulnerable tribal group बना नेमिंग कर दिया था।
ठीक है ना। रिसेंट स्टडी सर्वे रिसर्च वर्क ओडिशा बिटवीन 2000 से 2030 पब्लिश इन द जर्नल ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन न्यूट्रिशन 24 हाईलाइटेड देयर प्री क्रिसिस हेल्थ इंडिसेस इन 2023। गवर्नमेंट ने इस सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये न्यूज़ में चल रहा है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। There are 62 particularly vulnerable tribal group across 15 states to the 2 union territory in India। 2019 prelims क्वेश्चन 2019 के prelims में आया था कि टोटल इंडिया में कितने पीवीटीजीज हैं, कितने हैं 75 एंड कितने स्टेट्स में है टोटल और कितने टेरिटरी में 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। The classification of PVTG is based on the criteria such as pre-agricultural level of technology, low level of literacy, economic backwardness and declining and stagnant population। तो इसी बेसिस पे ये मैं नहीं कह रहा हूं, देवा कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसमें उन लोगों ने ये क्लासिफिकेशन बेसिस बनाया था। अब लास्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेक करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय योजना वाज लॉन्च टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी एंड टारगेट डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर द पीवीटीजीज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली इनकरेक्ट। अब जिसको आइडिया नहीं है वो याद रखना कि हमारे कंट्री में टोटल 75 पीवीटीजी हैं, 18 स्टेट्स में है और एक यूनियन टेरिटरी, नॉट 62 अक्रॉस द 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, नाउ कैबिनेट एक्सटेंड पीएम स्वनिधि फॉर स्ट्रीट, अरे ये तो लिखा हुआ है स्ट्रीट में, अभी मैं पूछता कि स्वनिधि स्कीम पर्टिकुलरली किसके लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम फॉर द स्ट्रीट वेंडर इनहेंसेस लोन अमाउंट। तो स्वनिधि स्कीम स्टार्ट इन लोगों ने कब किया था 2020 में एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पैकेज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हमने इसको 5 साल एक्सटेंड करके 2030 तक कर दिया, 25 तक का था, 30 तक में हमने उसको एक्सपैंड कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ कि स्वनिधि स्कीम में करेंगे क्या हम लोग। द स्कीम इज टारगेटेड फॉर द स्ट्रीट वेंडर टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड फैसिलिटी एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, फॉर्मल का मतलब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्रेडिट, सरकार की तरफ से क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, एंड इंटीग्रेटिंग देम इनटू द अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, नाउ द अंडर द स्कीम द एलिजिबल बेनिफिशियरीज आर प्रोवाइडेड विद अ यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड। तो यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे क्रेडिट कार्ड का मतलब डेबिट नहीं, क्रेडिट, लोन ले सकता है उस पर वो, और यूपीआई से लिंक्ड रहेगा। टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड इंश्योर इजी एक्सेस टू शॉर्ट टर्म क्रेडिट, पीएम स्वनिधि फॉलोज अ ग्रेडेड लोन स्ट्रक्चर। ग्रेडेड लोन स्ट्रक्चर का मतलब कि एक प्रॉपर फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लोन मैकेनिज्म होगा कि 10,000 फिर 15,000 फिर 20,000 ऐसे करके स्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन होगा उसमें। ग्रेडेड लोन स्ट्रक्चर अलाउइंग वेंडर्स टू एक्सेस हायर लोन अमाउंट्स बेस्ड ऑन द टाइमली रीपेमेंट ऑफ द अर्लियर लोन्स। ठीक है ना, एग्जाम जा रहा है ये लोग, इंटर कर रहे हैं लोग डेप्थ ऑफ द स्कीम्स में, इसलिए मैंने उसको डाला है। नाउ द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाले करेंगे इसको इंप्लीमेंट। किस चीज के लिए है ये, स्ट्रीट वेंडर्स फेसिंग द फॉर्मल क्रेडिट। तो स्ट्रीट वेंडर्स Cabinet extend PM Swanidhi scheme for street vendor and enhance, implemented by the Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Financial Services। अब एक चीज ध्यान देना है कि आप लोग ना कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हो किस कौन सा सेक्टर किस मिनिस्ट्री से कोरिलेटेड होता है। स्ट्रीट वेंडर्स जब वर्ड यूज होता है तो वो अर्बन अफेयर से ही कोरिलेटेड होता है। ठीक है ना, मोस्टली स्ट्रीट वेंडर्स आप देखोगे वो अर्बन ही एरियाज में ज्यादा दिखेंगे, रूरल एरियाज में इतने स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होते इन कंपैरिजन टू दी अर्बन। जैसे यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स किसको बोल रहे हो आप, छोला कुलचा का ठेला है या फिर पानी पूरी का है, तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत है इंडिया में, प्रेफरेबली अर्बन सेक्टर्स में, और वो अनऑर्गेनाइज और इनफॉर्मल इकोनॉमी में आते हैं। उनकी स्कीम्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम स्वनिधि स्कीम लेके आया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ही काम है ये सारी चीज़ें देखें। तो इंडिया ईयर बुक को पढ़ के एक बार मिनिस्ट्रीज का कोरिलेशन होना चाहिए आपके दिमाग। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हो तो चलो मैं करवा दूंगा, मैं मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ मैं कि ये सारी चीज़ें आई विल डू। मैं सारा कुछ सारी मिनिस्ट्री जितने भी न्यूज़ में चल रहे हैं सब करके जाओ, जितना क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उतना एटलीस्ट प्रैक्टिस करके बैठो एग्जाम से पहले। ठीक है, इनसे ही मतलब 200, 250, 400 क्वेश्चन अगर बना के उससे ही इतना नॉलेज आ जाएगा कि एग्जाम वाले दिन एलिमिनेट करने वक्त कॉन्फिडेंस होगा, जो 26 में पेपर दे रहे हैं। जैसे ये सारी चीज़ें शायद घर पे पढ़ते वक्त हिट नहीं करता हो जो मैंने अभी हिट करा दिया है ना। घर पे जब आप पढ़ रहे होंगे तो शायद आप नहीं ध्यान देते होंगे, अच्छा ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स तो हो गई, बट मैंने इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया, इम्फेसाइज किया कि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम वाले दिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ना लिख के रूरल डेवलपमेंट लिख देते तो आप वहां पे भी टिक करके चले जाते। ठीक है ना, रूरल डेवलपमेंट का काम नहीं है ये। ठीक है, नाउ द बिग पिक्चर, इवन इंडियाज कंटिन्यूज ट्रेड टॉक विथ यूएस, इट मस्ट रिट्रेट रेड लाइंस पुश अहेड फॉर द डोमेस्टिक रिफॉर्म। ये क्वेश्चन टेक्निकली कुछ नहीं था, इस पे 2+2 का डायलॉग है इंडिया का, इंडिया यूएस 2+2 इंटरसेक्शनल डायलॉग।
तो मुझे वो एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, ये न्यूज़ किस चीज़ के रिगार्डिंग है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने टेरिफ पे टेरिफ इंपोज करना शुरू किया है, इसके वजह से हमारा जो इंपॉर्टेंट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल हो गया वो बंद पड़ गया। जैसे नोएडा में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, तिरुपुर में था, सूरत में था, एंड रिसेंटली रिपोर्टेड स्टॉप प्रोडक्शन, बंद हो गया बाकायदा टेरिफ लगने का, वगैरह प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, कोई खरीद ले ही नहीं रहा, वहाँ पे फैब्रिक्स बना ही नहीं रहे। तो होता क्या है, इंडिया में एक्चुअली कैसे मैकेनिज्म काम करता है, कॉटन हम यहाँ भी प्रोड्यूस करते हैं और यूएस से भी हम लोग कॉटन मंगाते हैं। कॉटन को मंगाने के बाद हम लोग उसका फैब्रिक बनाते हैं यार्न पे, यार्न जो होता है उस पर फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक बनने के बाद वो टेक्सटाइल इंजीनियर्स के पास जाता है, जो NIFT से जो लोग पास करते हैं वो टेक्सटाइल इंजीनियर्स होते हैं। फिर उस फैब्रिक के ऊपर डिजाइनिंग की जाती है, और डिजाइनिंग करने के बाद आप जब लास्ट में देखते हैं कि मॉडल्स जो पहन के आ रहे हैं, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है ना। तो वैसे करके प्रोडक्शन का पूरा साइकिल है इसमें। अब मैंने क्वेश्चन उस पर नहीं बनाया है क्योंकि वो मतलब है रेलिवेंट, बट प्री के पर्सपेक्टिव से नहीं है। आपको पता होना चाहिए 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ऑफ इंडिया क्या है। तो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग किसको टेक्निकली बोलते हैं, मतलब कि एक डिफेंस मिनिस्टर और दूसरा डिफेंस के बाद एक फॉरेन। तो 2+2 स्ट्रक्चर मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है एक फॉरेन के लिए और एक डिफेंस मिनिस्टर के लिए, ठीक है, ऑफ द टू कंट्रीज टू डिस्कस द स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया का अभी 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग किस किस कंट्रीज के साथ चल रहा है। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ चल रहा है, जो न्यूज़ में आए दिन आता रहता है। अभी रिसेंटली ब्राज़ील के साथ भी स्टार्ट हुआ है 2+2 डायलॉग। फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो 2+2 डायलॉग अगर आपको एग्जाम वाले दिन थोड़ा कन्फ्यूजन हो तो उस टाइम पे कैसे पकड़ने का कोशिश करना कि जहाँ पे हमारा सिक्योरिटी कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 2+2 डायलॉग उनके साथ करेंगे, सबके साथ नहीं करेंगे। तो हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ होना चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न इंपॉर्टेंट है। जापान के साथ होना चाहिए साउथ चाइना सी को लेकर स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस कॉपरेशन के लिए। जर्मनी और फ्रांस के साथ क्यों होगा 2+2 डायलॉग? लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, कोई डिफेंस और उसके रिगार्डिंग कोई इश्यूज नहीं है। अगर होगा भी तो उन कंट्रीज का यूरोपियन नेशंस में, हमारे साथ क्यों होगा? तो टेक्निकली हम जापान के साथ करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के साथ करेंगे, जो क्वाड के मेंबर्स हैं उनके साथ हम 2+2 डायलॉग्स करेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया होगा, यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, लेकिन फ्रांस एंड जर्मनी जैसे यूरोपियन नेशंस जो इकोनॉमिक ओरिएंटेड चलती है उनके साथ नहीं होगा। तो आप नोट डाउन कर लो कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हमारा 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग अभी कंट्रीज चल रहा है। 5 कंट्रीज के साथ है, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम, नॉट विद फ्रांस एंड जर्मनी। ब्राजील अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, 2+2 डायलॉग, ठीक है। एक बार ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था ये क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन ऐसे देखता रहता हूँ तो मुझे अभी भी याद है। हिमाचल प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन मैंने देखा था कि इंडिया का अभी करंट 2+2 डायलॉग किन किन कंट्रीज के साथ चल रहा है, ठीक है। तो कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, आस्क्ड इन सम डिफरेंट वे, तो आप पकड़ लीजिएगा कि अभी ये कंट्रीज के साथ है। वी कैन एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज सेम मत्स्य योजना जो हम लोगों ने लास्ट डिस्कस किया था। बहुत लोग कंफ्यूज थे कि मत्स्य 6000 क्या है। तो मत्स्य कुछ नहीं है, मॉड्यूल बना के डीप सी ओशन रिसर्च मिशन हम लोग करने वाले हैं। ये जो मिशन है ये मैन्ड मिशन है, अनमैन्ड मिशन नहीं है। लास्ट टाइम आप लोगों ने मिस्टेक किया था कि इट इज़ अ मैन्ड मिशन एंड नॉट इट्स, आप बोल रहे थे कि अनमैन्ड है, इट इज़ अ मैन्ड मिशन, ठीक है। इसका कॉस्ट इतना है, यूनियन कैबिनेट। इस मिशन को बनाने वाली जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन एजेंसी। इट इज़ डेवलप्ड बाय द सबमर्शन फॉर द समुद्रयान प्रोजेक्ट। मैंने उस दिन भी पूछा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है स्थित, याद है, बताया था उस दिन मैंने। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, वेयर इट इज़? गोवा में नहीं है, चेन्नई में है नेशनल इंस्टीट्यूट। On the successful implementation of Samudriyaan, India will join the select group of countries, namely United States, Russia, China, Japan and France, that pose a crewed deep sea exploration capability. So United States, Russia, China, Japan and France. Currently अभी किन किन कंट्रीज के साथ है, किन किन कंट्रीज के पास डीप सी मिशन टेक्नोलॉजीज है? तो ओनली फ्यू कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, जापान एंड फ्रांस currently poses a deep sea exploration capabilities. तो यूएस है, रशिया है, चाइना है, जापान और फ्रांस है। तो याद रखना अभी, ठीक है ना, भूल जाओगे एग्जाम में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, जापान एंड फ्रांस। बहुत फैक्चुअल है एग्जाम वाले दिन अगर मान लो आ गया, क्योंकि अब इंडिया का प्राइड है ना ये सारे मिशंस, एक्सियोम 4 मिशन, डीप सी मिशंस, तो यूपीएससी तो पूछेगा ही इसके ऊपर। आपको इन एंड आउट नॉलेज होना चाहिए एग्जाम से पहले पूरा। तो 2-3 जगह पे तो मैंने आपको हिट करा दिया। पहला कि इट इज़ अ मैन्ड मिशन नॉट अ अनमैन्ड मिशन। दूसरा मैंने आपको हिट यहाँ पे ये करा दिया कि इंडिया ज्वाइनिंग द एलीट ग्रुप वेयर दीज कंट्रीज है हैविंग डीप सी मिशन, यूएस, रशिया, चाइना, जापान एंड फ्रांस, ठीक है। उसके बाद फिर 6000 किलोमीटर, मतलब 6000 का मतलब 6 किलोमीटर नीचे तक जाएगा। इसको बनाने वाला मॉड्यूल जो टेक्नोलॉजी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इज बेसिकली मेकिंग फॉर इट। तो डेवलपिंग अ क्रूड सबमर्सिबल फॉर द समुद्रयान मिशन। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब नाउ गोइंग अहेड,
स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप जापान के साथ चल रहा है, ठीक है ना। अब इसमें तो जापान के साथ, जापान इंडिया जापान के रिलेशनशिप पे है, तो इंडिया जापान के रिलेशनशिप में बेसिकली Shiba left and Modi and Vietnam. ठीक है, तो story of the friendship of the last 2 decades. 2007 Japan PM Shinzo Abe delivers the landmark conference of 2 Seas speech in the parliament. 2013 Emperor Akihito Empress ये Michikoust in India. Abe in Republic Day 2014 के Republic Day में चीफ गेस्ट थे। वहाँ पे स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हम लोग ने बनाया है। इंडिया का बहुत पुराना फ्रेंड है जापान एंड ऑल्सो द रशिया। एक चीज़ हमेशा याद रखना है, जापान में जीका जो है, जापान का इन्वेस्टमेंट कंपनी, सबसे ज़्यादा इंडिया के डेवलपमेंट असिस्टेंस का सबसे बड़ा डोनर जो है दैट इज जापान। जापान इज द डोनर। देखो यहां लिखा हुआ है, जापान इज इंडियाज लार्जेस्ट ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस डोनर। मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा जापान ने फंड किया है, ठीक है। जापान इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेवरल मल्टीलैटरल फोरम विच इज स्टार्टेड और मे बी इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट, क्वाड, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। अब मैंने इस पे जो क्वेश्चन फ्रेम किया है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। विद रेफरेंस टू द इंडिया जापान डिफेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइज इन्वॉल्व इन पार्टिसिपेटरी, इंडिया का मिलिट्री एक्सरसाइज एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। आपको क्या लग रहा है, मालाबार में है जापान? जीमेक्स, जीमेक्स में तो है। धर्म गार्जन ये अटेम्प्ट किया था, छोड़ दिया था। ये तो आ रहा है ना अब यूपीएससी में, मिलिट्री एक्सरसाइज पूछ रहा है ना। 2024 में तो था पेपर में, 2 क्वेश्चन थे ना, एक क्वेश्चन था मिलिट्री एक्सरसाइज से। तो मिलिट्री एक्सरसाइज का एक नोट्स कंसोलिडेट करके जाना होगा, और जो न्यूज़ में चल रहा है वो तो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया, ठीक है। तो मालाबार एक्सरसाइज में है जापान। इंडिया का जो एक्सरसाइज होता है जापान के साथ वो मालाबार विद द यूएस एंड द ऑस्ट्रेलिया, याद रखना मालाबार एक्सरसाइज इंडिया जापान के साथ नहीं कर रहा है, इंडिया यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ, ठीक है। फिर मिलान मल्टीलैटरल नेवल, फिर जीमेक्स, फिर धर्म गार्जियन आर्मी का एक्सरसाइज है। तो जो जीमेक्स है वो बायलैटरल मेरी टाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, तो जीमेक्स इट्स अ बायलैटरल मेरी टाइम एक्सरसाइज, मेरी टाइम एक्सरसाइज। मालाबार भी मेरी टाइम एक्सरसाइज है, बट इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों होता है, और धर्म गार्जियन जो है आर्मी एक्सरसाइजेज है। तो ये तीनों ही इसका आंसर करेक्ट है। मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है इन्वॉल्विंग इंडिया जापान यूनाइटेड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया, चारों है ना इसमें। तो मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज, नेवल ही तो बता रहा हूँ मैं, नेवल है, बायलैटरल मेरी टाइम एक्सरसाइज जीमेक्स, और ये बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। ठीक है, ये पता है आप लोगों को एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये सब मालूम है, कभी आपने सुना है? जहाँ पे भी वॉर्स चलता रहता है वहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल इशू इंटर कर जाता है। जैसे कि कन्फर्मेशन ऑफ फेमिन इन गाजा, मैंने बताया था उस दिन आप लोगों की, गाजा को पूरी तरह से इजराइल हैज डिस्ट्रॉयड, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, इजराइल ने पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया। अ कंप्लीट ह्यूमन मेड फेमिन वाज ऑब्जर्व्ड इन द गाजा नाउ। इट इज बेसिकली सिमिलर टू द थिंग्स विच वाज ऑब्जर्व्ड इन सोमालिया इन 2011, साउथ सुडान इन 2017-20 एंड सुडान। तो सुडान, साउथ सुडान, दारफुर वैली, पता है साउथ सुडान में दारफुर वैली है, साउथ सुडान, सुडान और सोमालिया 2011 में जो वहाँ पे मैन मेड क्राइसिस आया था, सिमिलर टू डैट इसको रिसेंटली इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन वालों ने बताया है कि एकदम कंप्लीट फेमिन और वो आ चुका है। यूनाइटेड नेशन बैक इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन। अब इसी के अंदर मुझे 2 कीवर्ड मिला, दैट इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ऑक्सफैम एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल। मैंने सीधा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया इस पर, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, एमनेस्टी इंटरनेशनल पता था क्या है ये? इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द यूनाइटेड नेशन। तो कंफ्यूजन हुआ था कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर काम कर रहा है, पता है ना, एनजीओ ये सब, इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमैनिटेरियन एंड ह्यूमन राइट्स के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हमने बना रखा। एग्जाम वाले दिन मेरे से एक बार गलती हुआ है, 2015 में एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। हाँ, इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड इतना बेसिक मिस्टेक करके आया। इट वाज द ईजीएस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी एवर आस्क्ड, 2015। उसी में शायद टीना रावी गॉट सेलेक्टेड, राइट? ठीक है। नागपुर में सतनावाड़ी इज इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। तो ये न्यूज़ में है कि इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाने वाले हैं नागपुर में। ये बहुत फैक्चुअल था, लेकिन आ सकता है एग्जाम वाले दिन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिक्लेयर्ड इंडिया फर्स्ट स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज। तो सतनावाड़ी महाराष्ट्र के नागपुर है। किसी को पता था ये बात? हाँ, सही हो गया। तो कैसे, किस मतलब इनमें से अगर आप लोग गेस करते तो किसको गेस करते?
सतनाई वाली को क्यों? पुंसारी गुजरात, हाँ महाराष्ट्र नहीं होगा और गुजरात में मतलब सच कुछ नहीं है तो इसी गुजरात में भी तो स्मार्ट विलेज बना सकते हैं ना, हाँ वहाँ होता है तो फिर सर 2 ऑप्शन महाराष्ट्र का है ऑप्शन अच्छा इससे पकड़ लिए। और बाजार नहीं हो सकता है। क्यों? गाँव में तो हिवारी बाजार ऐसे तो बोलते ही हैं, हालांकि गांव का ही नाम है वैसे हिवारी। हाँ ठीक है तो मतलब सही हो रहा है। सतनावाड़ी ये महाराष्ट्र में है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये महाराष्ट्र के, ठीक है ना। इंडिया फीजी अनवीज द स्टेप टू बूस्ट द डिफेंस एंड द मेरीटाइम सिक्योरिटी टाइप। तो इंडिया फीजी रिलेशनशिप पे ये चल रहा है, मेरीटाइम सिक्योरिटी ट्राइज। पहली बार इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने फीजी में जो उनकी एम्बेसी है वहाँ पे एक आर्मी मतलब एक डिफेंस का ऑफिसर रखेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है इसमें ये टेक्निकली थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, इसको क्वेश्चन में देख लेते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली अग्रीड टू एस्टैब्लिश अ डिफेंस अटैची पोस्ट एट इट्स हाई कमीशन इन सूवा। दिस डिसीजन इज रिलेटेड टू इंडियाज बायलैटरल रिलेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बनाया है। डिफेंस अटैची का मतलब होता है कि एक डिफेंस पर्सनल वहाँ के एम्बेसी में रहेगा, दैट विल बी लुक आफ्टर द सिक्योरिटी पर्पस बिटवीन द टू कंट्रीज रिलेशनशिप, ठीक है। फीजी का जो बेसिकली हेड ऑफ स्टेट है वो ये बोल रहा है कि चाइनाज़ का इन्फ्लुएंस जो बढ़ता जा रहा है साउथ चाइना सीज में और इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको कंट्रोल और उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया से इसने कहा, अपील किया कि आप रखिए। रीज़न क्या है, क्यों इंडिया को ही इन लोगों ने वो कहा? वाई नॉट चाइना? चाइना के पास तो ज़्यादा पैसा है, वाई? चाइना से ही तो इनको दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, मतलब क्या प्रॉब्लम है चाइना से? देखो ये जो पर्सन है ही इज ऑल्सो सेइंग दैट कि ही इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियाज। दिस अ फीजी टिप टू बी एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक इंडियाज पैसिफिक मोर सो इन वेट ऑफ द चाइना ग्रोइंग फुटबिन। रबुका हैज़ बीन अपोज द बीजिंग सेटिंग ऑफ द मिलिट्री ब्लॉक। तो ये आदमी कह रहा है कि इस आदमी का जो नाम है ही इज सेइंग दैट कि मना कर रहा है कि चाइनीज़ प्रेजेंस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। पहला तो फीजी के जो मोस्टली लोग भी हैं वो कुछ नहीं है, इंडियंस ही हैं जो वहाँ पे जाके उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने जाके वहाँ पे रख दिया। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का बिहेवियर उन लोगों ने नोटिस किया है कि हाउ दे आर बिहेविंग इन इंडो पैसिफिक रीजन। दे आर मेकिंग मिलिट्री बेस, मेकिंग देम डेप्थ ट्रैप एंड वहाँ पे एरिया एक्वायर कर ले रहे हैं, डेप्थ ट्रैप वाली डिप्लोमेसी। तो दैट्स वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एंटरिंग ऑफ दैट। तो डिफेंस अटैच पोस्ट वहाँ पे इन लोगों ने कंसिडर किया। आप ध्यान रखिएगा, डिफेंस अटैच पोस्ट का मतलब होता है एक सर्विंग मिलिट्री ऑफिसर होगा, डिफेंस पर्सनल होगा, एक सर्विंग पर्सन होगा फ्रॉम द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पोस्टेड अब्रॉड टू एक्ट एज अ ऑफिशियल लिंक बिटवीन द टू कंट्रीज आर्म फोर्सेस। तो सिक्योरिटी कॉपरेशन को बेटर करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स कंसर्न्स ओवर द गवर्नर एबिलिटी टू होल्ड बैक मनी बिल्स। तो गवर्नर के पास है क्या एबिलिटी मनी बिल को होल्ड करने का? आर्टिकल 200 के अंदर बताया था, या तो एसेंट देगा या विथहोल्ड कर लेगा और या तो प्रेसिडेंट के पास भेज देगा। मनी बिल को होल्ड कर सकता है गवर्नर? नहीं, गवर्नर ही की बात कर रहा हूं मैं कि गवर्नर क्या मनी बिल जब गवर्नर आता है तो गवर्नर के पास पावर है कि वो उसको विथहोल्ड कर ले मनी? तो मनी ही बिल को गवर्नर ही तो लेके आता है पार्लियामेंट में, विथहोल्ड नहीं करेगा? करेगा, वो कर सकता है, रिटर्न नहीं कर सकता है उसको कंसिडरेशन के लिए। अंडर आर्टिकल 200 मनी बिल को ही कैन विथहोल्ड बट ही कैन नॉट रिटर्न। ये पॉलिटी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, इफ यू आर गिविंग मल्टीपल एग्जाम पेपर्स आप दे रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए। गवर्नर ऑफ स्टेट कैन विथहोल्ड असेंट टू अ मनी बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower the governor when bill is presented either the assent to it or withhold assent or reserve the bill for the consideration of the president। यही बता रहा हूं मैं, उसके पास 200 के अंदर यही पावर है कि या तो असेंट दे दे, या तो असेंट विथहोल्ड कर ले, या तो रिजर्व कर ले बिल कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, व्हाइल परमिटिंग द रिटर्न ऑफ ओनली नॉन मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। सिर्फ नॉन मनी बिल को ही रिकंसिडरेशन में वो भेज सकते हैं, मनी बिल को रिकंसिडरेशन में वो नहीं भेज सकते हैं। तो ये भी सही है और ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया फिर कि इसके अंदर इनको पावर मिला हुआ है ये करने का। हाँ, प्रेसिडेंट ही विथहोल्ड कर सकता है, प्रेसिडेंट भी विथहोल्ड कर सकता है मनी बिल को, रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि वही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ऐसे कि जैसे कि जिस आदमी ने उस बिल को लाया उसके बाद असेंबली को भेजा, असेंबली ने उसको पढ़ा, फिर उसके बाद असेंबली को वो क्यों बोलेगा कि तुम इसको फिर से रिकंसिडर करो, लेके तो वही आया ना, तो मेरी बनाने में कहीं गलती होगी ना। रिकंसिडरेशन में तो तब बोला जाएगा ना कि जब वो बिल एक्चुअली, गवर्नर का मतलब होता है ये कि उसे कैबिनेट और काउंसिल मिनिस्टर ने बिल बनाया हुआ है, इट्स नॉट अ प्राइवेट मेंबर बिल। जब प्राइवेट मेंबर्स बिल होगा तब ना मैं बोलूंगा कि रिकंसिडर करो, तुमने कुछ गलती कर रखी है इस बिल में, ठीक है ना। समझ में आया ना, क्लैरिटी एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ मैं कि तभी उस रिकंसिडरेशन पे भेजेगा जब मैं ही लेके आया हूँ, मैं ही उससे रिकंसिडर करा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। विड्रॉ, मैंने विड्रॉ नहीं किया, विथहोल्ड,
विथ होल्ड कर लिया कि वो चाहता नहीं, उसमें कुछ तरह का जो करने की जरूरत होगी, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, तो मैं विथ होल्ड करके उसको क्रॉस चेक करूंगा। बिल्कुल एकदम क्लैरिटी इसमें एकदम ध्यान रखना है, ठीक है ना एग्जाम वाले दिन। और ये न्यूज़ में चल रहा है तो ये तो डेफिनेटली मतलब इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन, की एबिलिटी टू होल्ड बैक द मनी बिल, ठीक है ना, कर सकता है वो, बिल्कुल कर सकता है। आप लोग को कंफ्यूजन नहीं है ना, आई होप, ठीक है। नो ठीक है, सीबीडीटी ड्राफ्टिंग रूल्स फॉर द आईटी एक्ट। तो सीबीडीटी का काम क्या है? ड्राफ्ट करना रूल। आईटी एक्ट को पास करने का काम किसका है? पार्लियामेंट का काम। पार्लियामेंट एक्ट पास करेगी और फाइनली उसकी ड्राफ्टिंग कौन करेगा? रूल्स की ड्राफ्टिंग क्या होता है? एक्ट पास होता है वो स्केलेटन होता है, बेसिक लेजिस्लेशन होता है, उसके बाद उसके ऊपर रूल्स बनता है। वो रूल्स कौन बनाता है? वो एक रेगुलेटरी बॉडी जो डे टू डे फंक्शन कर रहा है, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं इस कंसेप्ट को। इसके लिए भी एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जो ओवरलुक करता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि आपने एक्ट बना दिया, उसके बाद आपने बोला कि डे टू डे फंक्शंस में रूल्स आप बनाओगे, कि जो जो डे टू डे फंक्शन में इश्यूज आएगा। तो सीबीडीटी ड्राफ्ट करेगा रूल अंडर आईटी एक्ट के अंदर, और ड्राफ्ट रूल करने के बाद फिर उसको फाइनलाइज कराएगा, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री से अप्रूवल करवाएगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है पिछले बार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो याद रखना है कि विद रेफरेंस टू द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: द रिस्पांसिबिलिटी फॉर ड्राफ्टिंग रूल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट लाइज विद वन बॉडी विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ दीज। तो इसको करने का काम होता है ड्राफ्टिंग बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड फाइनल अप्रूवल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये भी सही हुआ होगा, बेसिक से क्वेश्चन था ये। साइंटिस्ट डिस्कवर क्वाड्रपल सिस्टम, इसके अंदर एक नया कंसेप्ट आया ब्राउन डॉर्फ का। ब्राउन डॉर्फ बेसिकली कुछ नहीं है, ना ही ये प्लैनेट है, ना ही ये सन है, ना ही स्टार है, ना ही प्लैनेट है, बीच का कुछ है उसके अंदर। तो ब्राउन डॉर्फ ये एग्जाम नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए डॉर्फ क्या होता है, डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होता है, ये क्या होता है। किसी को आइडिया है व्हाट इज डॉर्फ प्लैनेट्स एंड ऑल? पढ़ रहे हो आप लोग? ये एग्जाम में आएगा ऐसे ना, आ रहा है अब। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ब्राउन डॉर्फ्स, व्हाट इज ब्राउन डॉर्फ्स? तो ठीक है, ब्राउन डॉर्फ्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग? फुल्ली डेवलप्ड स्टार दैट सस्टेन कंटिन्यूस हाइड्रोजन फ्यूजन। तो फुल्ली डेवलप्ड का मतलब हो गया कि वो पूरी तरह से स्टार बन चुका है, तो वो स्टार है ही नहीं। कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट फॉर्म लाइक स्टार बट लैकिंग सफिशिएंट मास टू सस्टेन हाइड्रोजन फ्यूजन। तो मतलब कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट फॉर्म लाइक स्टार के जैसा फॉर्म हुआ है बट लैक सफिशिएंट मास टू सस्टेन। तो ना ही प्लैनेट जैसा ही बन पाया, ना ही वो स्टार ही बन पाया। ठीक है, तो ये इसके ऊपर डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट फॉर्म लाइक स्टार बट लैकिंग सफिशिएंट मास फॉर सस्टेन। ब्राउन डॉर्फ फॉर्म थ्रू द कोलैप्स ऑफ गैस एंड डस्ट लाइक स्टार्स बट दे डू नॉट हैव इनफ मास टू सस्टेन हाइड्रोजन फ्यूजन। व्हाई हाइड्रोजन फ्यूजन? सन में क्या होता है? फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है। सस्टेन हाइड्रोजन फ्यूजन इन देयर कोर्स इज दे ऑफन रिफर्ड एज अ फेल्ड स्टार एंड डिफर फ्रॉम बोथ स्टार्स एंड प्लैनेट। ना ही स्टार बन पाया और ना ही प्लैनेट बन पाया, तो बीच का कुछ रह गया, वो उसको बोलते हैं ब्राउन डॉर्फ। कि हाइड्रोजन फ्यूजन भी नहीं हो पाया वहाँ पे, और हिंस दे आर रिफर्ड एज अ फेल्ड स्टार बोलते हैं एंड डिफर फ्रॉम बोथ स्टार्स। ठीक है, डीजी पिन एक नया कंसेप्ट आया है। कितने डिजिट होता है डीजी पिन के अंदर? अभी जो पिन्स होते हैं उसमें कितने डिजिट होता है? 6। अभी डीजी पिन जो बनेगा उसमें कितने डिजिट होंगे? हाँ, अब आ गया ना डीजी पिन, अब स्टार्ट हो गया। अब आपको 6 वाले पिन कोड्स हैं वो धीरे धीरे आप देखेंगे, आप विल बी। अब with reference to the DigiPin, digital postal index number, consider following statement: unlike traditional 6-pin digit code that covered broad postal area, DigiPin is a 10-character alphanumeric code mapped to a precise geospatial grid location, enabling hyperlocal address identification. तो डायरेक्ट DigiPin बन जाएगा, डिजिटाइज हो जाएगा 10 नंबर का। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब उसमें नंबर भी होगा और अल्फाबेट्स भी होगा। ठीक है, DigiPin is implemented by Department of Post under the Ministry of Communication with support from Geospatial and Mapping Institution. ये सही है? ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आसान था इसमें। DigiPin डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल पोर्ट कोड सिस्टम, असाइनिंग अ यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड 4M into 4M ग्रिड के बेसिस पे बेस्ड ऑन एग्जैक्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स रादर देन द लार्ज पोस्टल रीजन। जो पिन कोड होता है वो क्या होता है? लार्ज पोस्टल रीजन। ठीक है, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ का पिन कोड है 201 303, तो वो पूरा का पूरा 18 सेक्टर से लेके 14 41 सेक्टर तक है, तो वो लार्ज हो गया। इसमें एकदम एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा 4 into 4M के ग्रिड पे एग्जैक्टली, तो वहाँ जा सकता है ना। तो ये काफ़ी अच्छा ये है। ये सब आप यूज़ कर सकते हैं एग्जाम वाले दिन की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। डिजिटल इंडिया, जो डिजिटल इंडिया हम बनाने का सोच रहे हैं, डिजिटल वो बनाने का सोच रहे हैं, एम्बिशंस हम लोग रखे हैं ना, डिजिटल इंडिया का रखे हैं, डिजिटल इकोनॉमी बनाने का सोच रहे हैं, कम्युनिकेशन करने का सोच रहे हैं, तो यही सब एग्जाम्पल लिखोगे ना। एग्जाम वाले दिन जो बोलते हैं कि मेरे नंबर्स एवरेज आ गए, तो यही सारे जो नोट्स हैं, इन्हीं को नोट्स के जैसा एक जगह स्ट्रक्चराइज करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, एग्जाम वाले दिन जब बहुत स्पीड में आदमी होता है, दे नहीं पाता, आपको पता रहेगा सारा, उस दिन आप प्रैक्टिस से ही ला पाओगे उसको। एग्जाम वाले दिन आप उस दिन लिखने बैठोगे, जनरलाइज लिखा जाएगा, या ए से लिखोगे डिजिटल इंडिया पे, या फिर कुछ आ गया ऐसा, तो आप ऐसे ऐसे चीज़ों को कम्युनिकेशन में ऐसे लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो वो प्रैक्टिस बार बार कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। यूरोप लॉन्चेस यूनाइटेड नेशन सैंक्शन प्रोसेस अगेंस्ट द ईरान ओवर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो कुछ नहीं है इसमें, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने सेट किया है कि यूरोपियन नेशंस में
E3 मेंबर, जो यूरोप के E3 किसको बोलते हैं, यूरोप में कौन है जो E3 में कंसिडर होता है, जिसने अभी रिसेंटली क्या किया है, सैंक्शन लगाया है ईरान पे रिगार्डिंग टू देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम, इनरिचमेंट ऑफ द न्यूक्लियर फॉर द पर्पस ऑफ वेपन एंड नॉट फॉर द एनर्जी। ठीक है, तो E3 कौन कौन हो सकता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से 3 यूरोपियन कंट्रीज हैं जो E3 में कंसिडर होंगे, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, इटली, स्पेन। हाँ, जर्मनी भी पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड जर्मनी आर कंसिडर एज ए E3 मेंबर। सही हुआ ना ये? ठीक है, मतलब बहुत फैक्ट था लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसे। ठीक है, सेंसस 2027 का ये क्वेश्चन है नाउ। ठीक है, विथ रेफरेंस टू द सेंसस इन इंडिया कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872, जो मैं अभी बता रहा था। थ्रू द फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनस सेंसस वाज हेल्ड इन 1881। तो पहला सेंसस ऑल्दो 1872 में हुआ था, बट इट वाज नॉट अ सिंक्रोनस इन नेचर। पहला फॉर्मली ऑर्गेनाइज जो सेंसस हुआ है वो 1881 में हुआ है। सेंसस 2027 इज प्रपोज टू बी द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल सेंसस इंक्लूडिंग द कलेक्शन ऑफ कास्ट रिलेटेड डेटा यूजिंग डिजिटल मेथड। तो देखो, सेंसस इसमें फर्स्ट डिजिटल सेंसस तो लिखा है, कास्ट रिलेटेड डेटा भी होने वाला है इसमें पहली बार। ठीक है ना, आपको मैं न्यूज में दिखा दे रहा हूं, जो पहला सेंसस होने वाला है ये, विच विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस एंड कलेक्ट द डेटा ऑन कास्ट के ऊपर भी डेटा कलेक्ट करेगा ये लोग। तो याद रखिएगा एग्जाम वाले दिन कास्ट रिलेटेड अगर पूछा है तो आपको ध्यान होना चाहिए। सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये लोग करेंगे। ठीक है, स्लिप हो गया यहाँ पे माइंड, तुरंत मिस्टेक हो जाएगा। ये जो RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है, कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। सर्कुलेटेड नोट सीकिंग टू द अप्रूवल ऑफ, तो ये होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन नहीं देखता है। ठीक है, दिमाग में तो यही आएगा, सेंसस का काम है, जनगणना करना है, तो स्टैटिस्टिक्स वाले के पास जाना चाहिए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के पास जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। ऐसे इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, इतने क्वेश्चंस बनाओ कि आपका दिमाग कहाँ सोच पाता है, कहाँ नहीं सोच पाता है सब। ये तो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको बना के दिया जो वीक में एक बार आपको मिल गया। घर पे इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो कि इन सब चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, मैं वहीं पे चेंज करता हूँ ये सारी मिनिस्ट्री जहाँ पे मिनिस्ट्री का इंपॉर्टेंस होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये मिनिस्ट्री उसको डील करती है। यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट से, बाकायदा यूपीएससी जीएस पेपर 2 के सिलेबस में हाईलाइटेड है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, आपको पता होना चाहिए। था ना, नेक्स्ट वाले में CBDT वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, CBEC। मेरे टाइम पे आसान क्वेश्चन था, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, अब और टफ होते जाता है। ठीक है, नाउ दे आर मेकिंग मोर टफर साइड, क्योंकि स्टैटिक में चला गया ना वो लोग, तो और ठीक है, तो ये हो गया। Now, Environmental Protection Agency EPA, which of the following is the single largest source of sulfur dioxide emission? Environment Protection Agency EPA के accordingly कौन सा सबसे ज्यादा, चलो तो दिख रहा है कौन सा सबसे, किसका से सही हुआ कि सल्फर सबसे ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड? क्यों? रीजन बता दो, तब फिर मैं मानूंगा आपका सही हुआ है। रीजन मुझे बताइए, तो बहुत फैक्चुअल है। क्या रीजन है? फॉसिल लोकोमोटिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल से तो होना ही चाहिए ना सल्फर। शिप यूजिंग फॉसिल फ्यूल इससे भी होना चाहिए। पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल इससे तो हो ही रहा है। मेटल के एक्सट्रैक्शन से भी होगा सल्फर। लार्जेस्ट सोर्स पूछ रहा है, तो लार्ज और शिप्स के अकॉर्डिंग टू पावर प्लांट में ज़्यादा प्रोडक्शन का, बल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, जहाँ पे वो यूज होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, हाँ, वो ज़्यादा ही होगा। तो वहाँ पे यूज फॉसिल फ्यूल, कौन सा फॉसिल फ्यूल हम लोग यूज करते हैं पावर प्लांट्स में? कोल। यस, कोल जो इंडिया का इम्प्योर कोल है हमारा, वहाँ पे ऐश कंटेंट हमारे कोल्स में सबसे ज़्यादा है, इस वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है कोल। तो हमारा जो कोल का कंटेंट है उसमें जो ऐश है ये इतना ज़्यादा है और सल्फर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि हम अपने कोल्स को रिच क्वालिटी कोल्स नहीं कंसिडर करते। हाँ, बिटुमिनस। ठीक है ना, तो दैट्स वाई हमारा जो कोल है हमारे कंट्री में, जो थर्मल पावर प्लांट है मोस्टली उसमें ज़्यादा ही सल्फर ये होता है थर्मल पावर प्लांट। ये याद रखिएगा, 2013 में पूछा है ये क्वेश्चन कि इंडिया का जो कोल है दैट इज इम्प्योर कोल, इस वजह से हम इंपोर्ट, इंडिया में कोल रिजर्व बहुत ज़्यादा है, एक्सेस कोल रिजर्व भी है, बट दैट इज इम्प्योर। ऐश और डस्ट उसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐश कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन रखा है कि आपको क्लैरिटी रहना चाहिए कि जैसे ही आप थर्मल पावर प्लांट देखें तुरंत हिट करना चाहिए कि कोल यूज़ करता है, वो कोल हमारा बेटर क्वालिटी का नहीं है, इसलिए सल्फर सबसे ज़्यादा रिलीज कर रहा है। समझ आया ना? नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन से भी हो सकता था सल्फर कंटेंट ज़्यादा। अगर हमारा कोल का क्वालिटी अच्छा रहता तो शायद सल्फर कंटेंट इतना रिलीज नहीं होता। अब ये MK2 जेट्स, तेजस MK2 2024 प्रीलिम्स क्वेश्चन, जहाँ पे तेजस का MK2 के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, MK2 MK1 से फिर जाके MK2 पे आए। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस एयरक्राफ्ट जो है हमारा वो। तो अब क्या है कि इंडिया हैज बीन मेकिंग एफर्ट टू प्रोड्यूस कॉम्बैट जेट इंजन बाय पार्टनरिंग विद द ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर, एंड इन दिस लाइट HALGE पैक्ट वाज सीन एज अ हिस्टोरिक, हाउएवर डिले वुड हैव बीन अ क्लच। तो ये तो MK2 प्रोग्राम है। अब आपको पता होना चाहिए कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है क्या, तेजस MK2। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो LCA तेजस MK2 इज 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बीइंग डेवलप्ड
इंडिजीनियसली बाई इंडिया। इंडिजीनियसली मतलब हो सकता है बाहर से टेक्नोलॉजी हो, डेवलप इंडिया में होगा, ठीक है। 5th जनरेशन का मतलब कि तो MK2 अभी सबसे ज़्यादा मतलब सबसे एडवांस अभी हमारे पास MK2 ही है, तो ये 5th जनरेशन है क्या? हाँ, यही क्वेश्चन फ्रेम किया था यूपीएससी ने और उसका आंसर था नन। उसमें 3 एयरक्राफ्ट का नाम था, उसमें एक तेजस MK2 भी था और 5th जनरेशन पूछ रहा था कि आउट ऑफ दिस कौन कौन से इसमें से 5th जनरेशन है। ये 4.5 है, 4.5 जनरेशन है ये, ठीक है, बस 0.5 से क्या ये, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको 5th जनरेशन कौन सा है, वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के डाला कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन है, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसे सेट किया। LCA तेजस MK2 एनविसेज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एजिंग एयरक्राफ्ट सच एज जागवार, MiG-29 एंड मिराज 200, यही ऑप्शंस में था उसमें। ये सब 2nd जनरेशन 1st जनरेशन के, जैसे मिग आए दिन दिखता रहता है न्यूज़ में, यहाँ गिर गया वहाँ गिर गया, उसके बाद उसका वो साफ करते रहता है कि नहीं। मिग ही है ना, मिग पे ही मूवी बनी थी ना रंग दे बसंती, उसमें जो फाइटर प्लेन वो उड़ाता था वो मिग ही तो था। मूवी देखिए रंग दे बसंती, नहीं देखी? ओहो तो अभिनंदन वाले टाइप पे था, मिग पे था। अभिनंदन जो पाकिस्तान में हुआ। नहीं, अभिनंदन तो वो वाला एयर स्ट्राइक था हमारा। मैं रंग दे बसंती की बात कर रहा हूँ, जिस रंग दे बसंती में उन लोगों ने दिखाया ना करप्ट गवर्नमेंट सिस्टम दिखाया, जिसमें मिग उड़ाता था ये आमिर खान नहीं, वो जो इसमें था आमिर खान नहीं, उसका फ्रेंड था आमिर खान का, वो था, वो एक्सीडेंट हो जाता था मिग के एयरलाइंस पे। देयर आफ्टर दे स्टार्टेड कि दे हैव गिवन एनर्जी फ्रॉम दैट मूवी, रंग दे भगत सिंह की मूवी बना रहे होते हैं। देयर आफ्टर दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग कि ये जो भी इंसान गया उसके लॉस का जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कि मिग में जब पता था गवर्नमेंट को कि ये चीज़ काम सही से नहीं कर रही है तो इसको हटा देना चाहिए था। आप ध्यान दीजिए इस चीज़ पर, मैंने लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ द एजिंग फाइटर एयरक्राफ्ट, रिप्लेसमेंट है। वही उस मूवी में यही दिखाया कि आपने रिप्लेस अब तक क्यों नहीं किया जब आप जान रहे हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो मर रहे हैं। तो रिप्लेसमेंट है एजिंग एयरक्राफ्ट का मिग, ये सॉरी MK2। So this is all about of it. Now next question. इसमें statement 1, LCA Tejas MK2 is not a 5th generation fighter aircraft. It is a 4.5 generation fighter aircraft. Weapon integration compared to Tejas MK1. India 5th generation fighter efforts are associated with separate programs such as AMCA नाम है इसका। AMCA. Statement 2 correct because the Tejas MK2 is intended to place legacy platform like Jaguar, MiG और Mirage 2000. With reference to the India's fighter aircraft program, which of the following aircraft is classified as 5th generation? तो ये advanced medium combat aircraft, ठीक है, मीडियम पे आ गया, लाइट से मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट पे अब हम लोग आ चुके हैं। दैट इज 5th जनरेशन। याद रखना एग्जाम वाले दिन आएगा क्वेश्चन, गलती नहीं करना ये सब। ऑल्दो ये फैक्ट है बट एग्जाम में यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे, ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए मैंने बनाया ये। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना किसको किसको पता, देखो डायरेक्टली इसमें लिखा हुआ है द एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन द स्कीम इज 21 से 40 साल तक। मतलब आप एंटर करोगे उस स्कीम में 21 साल में आपको एंटर करना है और 40 साल तक आपको पैसा प्रीमियम पे करते रहना उसको। फिर जैसे ही आप 60 साल के होगे, नहीं, आप इंटर करेंगे 21 और 40 साल के बीच में इंटर कर सकते हैं। 21 साल में अगर आप इंटर करेंगे तो कम प्रीमियम पे करेंगे उसमें, 40 साल में अगर इंटर करेंगे तो ज़्यादा करेंगे। 40 से लेके 60 साल तक, 40 से लेके 60 ईयर्स तक आपको कंटिन्यूसली पे करते रहना होगा उसमें 20 साल तक, तब जाके 60 साल से 3000 पर मंथ स्टार्ट होगा आपका पेंशन। ये स्कीम प्रेफरेबली किसके लिए बनाया हम लोगों ने, इनफॉर्मल सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लिए बनाया। तो एंट्री किस एज में एंट्री है इसकी? 21 साल में एंट्री नहीं है, 18 साल में एंट्री है। ध्यान रखना, ये एकदम PYQ पूछा हुआ, PYQ डाल दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। 21 में नहीं है, 18 में एंट्री है इसकी, ठीक है। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, जो मैंने अभी बताया, एज स्पेसिफिक मतलब कि आप 18 में एंटर करते हो तो आपको कम अमाउंट देना पड़ेगा हर महीने या हर साल, और जैसे अगर आप 40 में एंटर करते हो तो ज्यादा अमाउंट देना होगा अगर 3000 का पेंशन पर मंथ आपको लेना है आफ्टर 60 ईयर्स। ब्रैकेट ऑफ एज इज 40 ईयर्स तक। 41 जैसे ही आपने किया आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है एंटर करने के लिए, अंडरस्टूड। नाउ each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of 3000 per month after attaining the age of 60 year, मतलब 60 साल के बाद 3000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू द स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर्स। क्यों? स्पाउस को तो देंगे ही, अनमैरिड डॉटर्स को क्यों नहीं देंगे? इसका एकदम क्लियर कट लॉजिक है कि आप एक जनरेशन से जैसे ही आपने उसको दूसरे जनरेशन में पास किया वो सिलसिला रुकेगा ही नहीं। फिर अनमैरिड डॉटर, फिर उसके बाद किसी को और देना पड़ेगा। तो आप उसको जो भी पेंशन होता है आप ध्यान दोगे उसी जनरेशन तक लिमिट होता है। वो पेंशन को हम नीचे सन्स या डॉटर्स में रिगार्डलेस वो अनमैरिड हो या कुछ भी हो। तो यूपीएससी ने ट्रिक किया है यहाँ पे अनमैरिड लिख के कि आप सिंपैथेटिक हो जाइए एग्जाम वाले दिन और कहिए उसको कि हाँ ठीक है दे देते हैं यार, शादी नहीं मिलेगी, सन को भी नहीं मिलेगा। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं शिफ्ट होगा रिगार्डलेस वो अनमैरिड हो या सन हो, ठीक है ना।
तो वो चीज़ ध्यान रखना है। जैसे ही आपने उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पेंशन पास किया, वो जनरेशन वाइज पास होने लगा। फिर सरकार के पास इतना पैसा है कि सबको देते बैठे वो, है कि नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया डज नॉट इंपोर्ट कॉटन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैंने अभी बताया कॉटन का साइकिल, इंडिया इंपोर्ट करती है कॉटन, ठीक है। इंडिया यहाँ पे भी प्रोड्यूस करती है और बाहर से भी इंपोर्ट करती है कॉटन। इंडिया परमिट्स कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन विच लोअर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मेक्स इंडियन कॉटन प्राइस कंपिटिटिव। यूनाइटेड स्टेट्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को यूज करके कम कॉस्ट पे ज्यादा यील्ड और प्रोडक्शन कर रहे हैं वो लोग। अभी क्लियर है ना, ज्यादा वो लोग यूज प्रोडक्शन कर रहे हैं। और इंडिया में अभी भी वो जीएम को क्रॉप्स को इन लोगों ने इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया है। तो हमारा जो कॉटन प्रोडक्शन जो यूनिट है या जो फार्मर्स है वो कंपीट उनसे नहीं कर पा रहे हैं। बीटी कॉटन यूज होता हाँ बीटी कॉटन करते हैं, लेकिन अब तो और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई। मैंने ये एक सेशन में बताया है, ये न्यूज़ आर्टिकल खोल के दिखाया था आपको, मुझे अच्छे से याद है ये चीज़। मैंने एक जगह आपको बकायदा न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया कि इंडिया इज नॉट एबल टू कम्पीट विद द कॉटन विच इज प्रोड्यूस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिलेटेड टू द बेटर टेक्नोलॉजीज देयर। है। सो हाँ इंडिया में कर रहे हैं जीएम क्रॉप, बिल्कुल बीटी कॉटन है हमारे पास, बीटी ब्रिंजल नहीं करता। बीटी ब्रिंजल हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन हम compete नहीं कर पा रहे हैं उनसे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो हियर नाउ। compete नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। अभी क्या किया, रिसेंटली इंडिया ने टैरिफ रिड्यूस किया है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने बनाया। इंडिया ने टैरिफ रिडक्शन किया है कॉटन्स के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स से जो मंगा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द 30 क्वेश्चन। नाउ माई